ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। राजस्थान से एक और बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में 32 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले कर दिए गए हैं। ये तबादले सुरक्षा के मद्देनजर ये किए गए हैं। इसका फैसला सुरक्षा को लेकर किया गया है। आईजी उदयपुर को भी हटाया गया है और उनकी जगह प्रफुल्ल कुमार को नया आईजी उदयपुर में बनाया गया है। उदयपुर के एसपी पर भी गाजगिरी है। ये पूरे कन्हैया लाल हत्याकांड में लापरवाही का मामले का आरोप लगाया गया है और एसपी को और आईजी को दोनों का तबादला कर दिया गया है। उदयपुर के एसपी का भी तबादला कर दिया गया है, मनोज कुमार का, और अब नए एसपी वहां पर आ गए हैं। इसके साथ साथ आईजी भी नए बने हैं, प्रफुल्ल कुमार साहब। कन्हैया हत्याकांड में लापरवाही का आरोप लगा और इसके साथ साथ राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला किया और पुलिस प्रशासनिक सेवा के 32 अफसरों का तबादला कर दिया गया है। 32 आईपीएस ऑफिसर्स का तबादला एक साथ। ये बड़ी घटना है कि राजस्थान सरकार ने इस पूरे मसले को कितना गंभीरता से लिया है। उदयपुर के नए आईजी ने कमान संभालने के बाद प्रफुल्ल कुमार साहब ने बताया कि मामले में तेजी से पुलिस कार्रवाई कर रही है। देखिए आप क्या कह रहे हैं प्रफुल्ल कुमार साहब। ये सारी चीज़ें जो हैं अभी मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया, तो ये सारी चीज़ों का एक बार जो अधिकारी हैं यहाँ उनसे फीडबैक लूँगा। बाकी तैयारियां पूरी की गई हैं, इंतज़ाम भी लगाए गए हैं, जाब्ते का डिप्लॉयमेंट भी हुआ है और अधिकारी लगातार राउंड भी ले रहे हैं। मेरे द्वारा भी राउंड लिया जाएगा, एक बार ऑन ग्राउंड जायज़ा लिया जाएगा और कोशिश यही है कि जो दोनों समुदाय हैं वो अपने अपने तरीके से अपनी धार्मिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी शहर का माहौल अच्छा बना रहे, इसके लिए प्रशासन के साथ मिलकर प्रयास करें। देखिए, इस पे मैं बहुत ज़्यादा कमेंट करने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि नाउ द केस विल बी टेकन ओवर बाय एनआईए। 2 जने और हैं जिनको इस केस में लिया गया है, उनको इस केस में भागीदार मानते हुए, उनकी जिम्मेदारी, उनकी जवाबदेही मानते हुए 2 जनों को अरेस्ट किया गया है और एडिशनल जो है। अभी आप सुन रहे थे प्रफुल्ल कुमार जो उदयपुर के नए आईजी बनाए गए हैं। इस तंग माहौल में मुश्किल तो है पुलिस प्रशासन के लिए और उन्होंने अपील की है कि सभी लोग जो हैं, सभी संप्रदाय और धर्मों के लोग शांति बनाए रखें और सद्भाव बनाए रखें। वैसे मैं समझता हूँ ये सबकी जिम्मेदारी है कि इस समय शांति बनाए रखें, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखें और बेहतर माहौल बनाने की कोशिश करें। राजस्थान के खूबसूरत शहर के उदयपुर की शांति को फिर से लौटाएं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी सरफराज सैफी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। सरफराज जी, क्या अपडेट इस वक्त है उदयपुर का? नए आईजी साहब को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। विजय जी, इस समय की जो सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि एनआईए की टीम जिला अदालत में मौजूद है और आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कवायद कर रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मेरे पास आ रही है। बड़ी खबर यह है कि जो आरोपी थे जिन्होंने जिस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया था, उस मोटरसाइकिल का नंबर 2611 था। क्या यह सहयोग है या प्रयोग है, ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह विजय जी, 5000 रुपए देकर इस बाइक के नंबर को लिया गया था। बाकायदा डिमांड ड्राफ्ट के जरिए 5000 रुपए आरटीओ के दफ्तर में पे किए गए थे। ये न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव खबर मैं आपको दे रहा हूं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि 5000 रुपए में 2611 बाइक का नंबर लेना, क्या महज ये सहयोग है, ये प्रयोग है? चूंकि एक जांच का विषय 2611, चूंकि आपको याद है कि मुंबई में कितना बड़ा आतंकी हमला हुआ था, पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे और एक के बाद एक तमाम तरह के सवाल खड़े गए थे और उस खबर को आपने और हमने बाखूबी कवर किया था। लेकिन 2611 बाइक का नंबर होना, क्या ये सहयोग है या प्रयोग है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये न्यूज इंडिया के पास एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि जो बाइक का नंबर है 2611, ये 5000 रुपए देकर, उसको डिमांड ड्राफ्ट के जरिए देकर उस 2611 का नंबर लिया गया था। यानी इस बात से अगर ये प्रयोग है तो एक बहुत बड़ी साजिश है, अगर ये संयोग है तो एक अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि नंबर लेने के लिए 5000 रुपए क्यों देगा? क्योंकि जो सीरीज के नंबर आते हैं, जो आपकी और गाड़ी हमारी गाड़ी पर नंबर होते हैं, वो सीरीज के नंबर आते हैं। लेकिन 5000 रुपए डिमांड ड्राफ्ट देकर सिर्फ 2611 का नंबर लेना, ये कई बड़े सवाल हैं और इसमें एनआईए इस पूरे मामले की और तफ्तीश करेगी। विजय जी। जी, स्वर्णिम जी,
क्या कहेंगे, ये संयोग है या प्रयोग है? क्योंकि 26/11 एक महत्वपूर्ण तारीख है हिंदुस्तान के इतिहास की, मुंबई हमले को लेकर, और उसमें 26/11 और यदि डिमांड ड्राफ्ट देकर जो सरफराजी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन हमारे को दे रहे हैं उस पर बाइक का नंबर बदल कर लिया जाए, तो इसका मतलब है कि कुछ दिमाग में लंबे समय से चल रहा था, ये केवल महज एक घटना नहीं है। देखिए, जैसा भी अब सरफराज जी बता रहे हैं, बिल्कुल मैंने सुना, क्योंकि राजस्थान में ये प्रावधान है कि आप आउट ऑफ टर्न नंबर ले सकते हैं, पैसे अगर देते हैं ठीक तो है, जिस वो तरह से ये नंबर को लेने दिया है। की, नंबर लेने पर मसला नहीं है, मसला है 26/11 नंबर को लेकर बात हो रही है। जी बिल्कुल, मैं इसी पर आ रहा हूँ कि जी। जो समझ में आया और जिस बात की हमें जानकारी मिली है वो ये है कि 2014-15 से जी। इनमें से एक आतंकवादी पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेके आया था जी। और लगातार वहां से संपर्क में था आतंकवादी संगठनों से। जी। दूसरी चीज, ये घटना और राजस्थान में हुई थी 30 मार्च को, यहाँ पे जी। विस्फोटक के साथ ट्रक जब्त हुए थे, जी। जिसमें 2 आतंकवादी पकड़े गए थे और उसमें एक का ये शिष्य होना बताया गया, जी। जो अरेस्ट चल रहा है। जी। तो इस प्रकार से समझ में आता है कि काफी लंबे समय से एक साजिश के तहत ये कुछ ना कुछ, पहले तो इनका साजिश थी कि राजस्थान के 5 शहरों में सीरियल ब्लास्ट करने की, जो जी। 30 मार्च को पकड़े गए विस्फोटक। जी। अब इन्होंने ये घटना अंजाम दी। अब जानना यह है एनआईए को कि आगे इनका प्लान, इनके संगठन का क्या है, क्योंकि जब विस्फोटक आ चुके हैं, आए थे, ये इस तरह की घटना अंजाम दी है, तो निश्चित रूप से लंबे समय से साजिश चल रही होगी। जी। और पाकिस्तान के साथ बैठ करके अगर ये साजिश रच रहे हैं तो ये भयावह कितनी होगी, इस पर हमें विचार करना चाहिए। ये विचार अभी की आप बात सिर्फ कर रहे हैं स्वर्णिम जी कि विचार करना चाहिए, या आप आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पे कि उनके इंटेलिजेंस फेल्योर की वजह से ये सब कुछ इतने लंबे समय से चल रहा था? ये आपका विचार है या आरोप है? मैं तो अब ये मानता हूं कि देश पहले है। इस घटना के बाद सबको एकजुट होकर के, राजनीति छोड़ करके, अब देश में लोगों की जान बचाने, आतंकवादियों से बचाने, इनकी घटनाओं को रोकने के लिए काम करना चाहिए। अब ये भूल जाना चाहिए कि राजस्थान में किसकी सरकार है। जी। देश हित में सब लोग मिलकर के अगर कार्य नहीं करेंगे तो देखिए, एक घटना हमने बताई जो सीरियल ब्लास्ट होने थे 30 मार्च को, लेकिन उसके दूसरे स्लीपर सेल्स ने ये घटना करी थी। जी। अब आगे और घटना ना हो, इस पर ध्यान देना जरूरी है। देखिए, इंटेल एजेंसीज को सक्रिय होना पड़ेगा। विरोधी नेताओं को छोड़ करके, उनकी गतिविधि छोड़ करके अब आतंकवादियों की गतिविधियों पर ध्यान दें तो ही ज्यादा बेहतर होगा। ये देश में अब ये निर्णय केंद्र सरकार को लेना चाहिए। जी रामलाल जी, अब राजनीति बंद कीजिए और कुछ जो हो रहा है देश में, और राजस्थान आपका भी है, आज आप सरकार में नहीं है लेकिन एमएलए भी हैं, आप विधानसभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पहली चिंता जनता को लेकर, आम आदमी को लेकर होनी चाहिए। स्वर्णिम जी पर तो तीर चलाते रहना जब आपके पास वक्त मिलेगा बाद में, अभी इलेक्शन आने में टाइम है। देखिए, मेरा कहना यह है कि राजस्थान की सरकार अगर मेरिट के ऊपर काम करे जी, तो जनता के अंदर विश्वास पैदा होता है। लेकिन राजस्थान की सरकार तुष्टिकरण के आधार के ऊपर काम करे। एक घटना नहीं, अनेकों घटनाओं का मैं उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करूंगा। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है, पहलुओं की हत्या होती है, दिल्ली तक के नेता आंसू बहाने के लिए आते हैं। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत जी की सरकार है, यहाँ पर कृष्ण वाल्मीकि की दिन दहाड़े हत्या होती है, वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होता है, समुदाय विशेष के द्वारा हत्या की जाती है, सारे के सारे नेता चुप है। यहाँ पर योगेश जाटव की अलवर के अंदर हत्या होती है, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन सरकार उसके अंदर भी चुप्पी साधे बैठी हुई है। यहाँ हरीश जाटव की हत्या होती है, सोशल मीडिया के ऊपर दिन दहाड़े हत्या होने के उपरांत वीडियो वायरल होता है, राजस्थान की सरकार चुप है। इन घटनाओं के ऊपर एक के बाद एक, शास्त्री नगर के अंदर कोई बच्चे के साथ दुष्कर्म होता है, समुदाय विशेष के लोग, शांति प्रिय लोगों के ऊपर, मकानों के ऊपर तोड़फोड़ करते हैं, गाड़ियां तोड़ते हैं, मारपीट करते हैं, सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, आंख बंद करके बैठी रहती है। एक नहीं अनेकों बार राजस्थान की पुलिस पिटती है, उसके बावजूद भी उनके खिलाफ राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज नहीं होता। उल्टे पुलिस वालों की गलती से माफी मंगवाने का काम ये लोग करते हैं। अब इस तरीके की तुष्टिकरण की राजनीति करोगे आप तो राजस्थान के अंदर शांति और अमन कैसे स्थापित हो सकता है? एक के बाद एक घटनाएं, जोधपुर की घटनाएं, चित्तौड़ की घटना, भीलवाड़े की घटना, अलवर की घटना, करौली की घटना, उसके बावजूद भी राजस्थान की पुलिस उदारता पूर्वक उनको घटनाओं को अंजाम देने के लिए उत्साहित करने का काम करती है। आज भी करौली का मुख्य आरोपी मतलूब गायब है। राजस्थान की पुलिस के द्वारा दर्ज एफआईआर के अंदर कहा गया था कि शांतिपूर्वक निकलने वाले जुलूस के ऊपर
एक समुदाय विशेष के लोगों ने एक जगह इकट्ठे होकर योजनाबद्ध तरीके से सर आपकी सारी बात सही, रामलाल जी आपकी बात मान लीजिए, लेकिन जो स्वर्णिम जी कह रहे हैं अभी जो वक्त है वो राजस्थान में शांति व्यवस्था बनाए रखने का, ये राजनीति आप करते रहना, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वहां पर, आप उस पर बोल लेना। आज आपको नहीं लगता कि आज दोनों लोगों को मिलकर, कांग्रेस और बीजेपी को मिलकर इसमें ज्यादा बेहतर माहौल बनाने की जरूरत है? हम तो ये कह रहे हैं कि हकदार व्यक्ति को सम्मान दो, गुनहगार को सजा दो। ठीक है, सीधा फंडा है, ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। हकदार व्यक्ति उनको सम्मानित कर दो, जो गुनहगार है उनको सजा दो। लेकिन यह तो गुनहगारों को सम्मानित किया जा रहा है, हकदार व्यक्ति को पीड़ित किया जा रहा है। तो आप मुझे बताओ न्याय की स्थापना कैसे होगी? जी जी, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मिस्टर शर्मा भी जुड़ गए हैं। सर, नुपुर शर्मा के मसले पर जो आज सुप्रीम कोर्ट का बयान आया, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहले मैं इसमें ये स्पष्ट कर दूं कि नुपुर शर्मा की ओर से जो पिटीशन लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो ये थी कि भारत के विभिन्न भागों में एफआईआर उनके खिलाफ लगाई गई है जी, तो सारी एफआईआर को ट्रांसफर करके दिल्ली में दिल्ली पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए दे दिया जाए, ये पिटीशन थी। तो इस पर उनके मेरिट और डीमेरिट या एफआईआर में क्या है उनके खिलाफ, इन चीजों पे कोई चर्चा नहीं हुई है। कोर्ट का जो भी ऑब्जर्वेशन है वो एक पासिंग रेफरेंस हम मान सकते हैं। कोर्ट ने ये कहा कि इनके विवादित बोलों के कारण राजनीति गर्मा गई है और देश में हिंसा हो रही है, और कोर्ट ने ये कहते हुए इनकी एफआईआर, सारी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने से मना कर दिया जी। तो ये है लीगल प्रोसीडिंग से ट्रांसफर पिटीशन होती है, क्रिमिनल में एफआईआर अगर अलग जी। तो क्या आप ट्रांसफर कर दी गई है? पहली बात। दूसरी बात जो नहीं कर दी गई, कोर्ट ने मना कर दिया जी। मैं ये समझना चाहता हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट का आपने कहा कि पासिंग कमेंट है या पासिंग रेफरेंस है, कि ये उदयपुर की घटना से इसको जोड़कर देखा जा सकता है, क्या नुपुर शर्मा के बयान में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा? जी, ऐसा बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, ये बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि जो इनके बयान, नुपुर शर्मा के जो बयान है उसको सोशल मीडिया पे जुबैर ने शेयर किया तो उसको आपने अरेस्ट कर लिया जी। तो ये सब पासिंग रेफरेंस है, केस की मेरिट से इसका कोई संबंध नहीं है जी। वैसे इसका भी व्याख्या अच्छे से होनी चाहिए और आलोचना भी होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक मसलों पर, इन विषयों पर अपने रिकॉर्ड से बाहर बोलने का क्या अधिकार है। क्या ये जो हमारी विधायिका स्वतंत्र है और न्यायपालिका स्वतंत्रता है, तो क्या इन दोनों को एक साथ जोड़ा नहीं जा रहा है? ऐसे अधिकार सुप्रीम कोर्ट को कहां से आते हैं कि ऐसी बातें बोले और ऐसी आलोचना इस तरह से कोर्ट की हेयरिंग के बीच में करे? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये हमारे डेमोक्रेसी को इस चीज पर देखना होगा जी। और इन चीजों का एक पासिंग रेफरेंस ही मैं तो मानता हूँ। वो अधिवक्ता होते हुए हमको ऐसा अक्सर सुनना पड़ता है क्योंकि मीडिया में चीजें दिखाई देती रहती है, अखबार में छपता रहता है, तो जज साहब लोगों के दिमाग में वो कहीं ना कहीं वो चीज रजिस्टर कहीं से कर जाती है जी। और यही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मीडिया ने जो विषय है उसको घुमा फिरा कर ऐसा बना दिया है कि जैसे नुपुर शर्मा ही कहीं दोषी है। ठीक है सर। और उदयपुर में जो घटना हुई उसके लिए भी नुपुर शर्मा को दोषी मानना तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का कमेंट है, आप ही ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का कमेंट है। ये कमेंट है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन कमेंट है, तो ये रिकॉर्ड पे अगर आता भी है तो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन इस विषय को लेके थी नहीं है, तो ट्रांसफर एफआईआर को करना है नहीं करना है, उन्होंने कमेंट किए हैं, बात अलग है। ऑर्डर अभी अपलोड होगा तो हम देखेंगे ऑर्डर में ये चीज है, वो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर पिटीशन को डिसमिस कर सकते हैं, तो वो विड्रॉ कर ली गई है, तो इससे कोई फर्क मुझे पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा जी। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश शर्मा साहब। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट उमेश शर्मा साहब हमारे को अपडेट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर। सरफराज, अब टाइम हो गया है जुमे की नमाज का भी और रथ यात्रा का भी, क्या अपडेट लग रहा है आपको, क्या स्थिति लग रही है? शांति है, दोनों चीजें शांति से हो जाएंगी? देखिए विजय जी, जुमे का वक्त लगभग हो चला, जैसे आपने भी कहा 1 बजे से जुमे की नमाज शुरू हो जाती है और यहाँ पर जितनी भी मस्जिद हैं अमूमन वो मस्जिदें बंद हैं। कुछ लोग मस्जिद में जुमे की नमाज जरूर अदा करेंगे और बाकी जो लोग हैं घर में अपनी नमाज अदा करेंगे। और दूसरी तरफ जो मंदिर में लगातार सुबह से इक्का दुक्का लोग जो पूजा अर्चना करने के लिए गए थे, वो शाम को जो जगन्नाथ यात्रा यहाँ पर निकलती है, विशाल यात्रा में निकलती है, उसमें लाखों लोग शामिल हो सकते हैं। हालांकि धारा 144 लागू है, तो जितने भी यहाँ पर लोग हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है तो
वो शाम को 3 बजे से वो जगन्नाथ यात्रा में शामिल होंगे। जैसे मैंने बताया था आपको कि 7 किलोमीटर लंबा ये जगन्नाथ यात्रा होगी, तकरीबन 8 घंटे इसमें पूरे होने लगेंगे। तो आज सबकी नजर जो है वो जगन्नाथ यात्रा पर है। आतिशबाजी नहीं होगी, महाआरती नहीं होगी, शांति से जगन्नाथ यात्रा निकाली जाएगी। जितने श्रद्धालु होंगे, भक्त होंगे, वो शांति से वहां पर वो जाएंगे। हालांकि प्रशासन बड़ा मुस्तैद है, प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है, किसी तरह की अनहोनी ना हो इस बात की उम्मीद प्रशासन भी कर रहा है और यहाँ की आवाम भी कर रही है। ठीक है दीपक, राजस्थान भर में धारा 144 लगाई गई है, जयपुर में भी जुमे की नमाज का वक्त हो गया है, वहां पर क्या स्थिति है? क्या वहां मंदिर, मस्जिद और तमाम जो धार्मिक स्थल हैं उन्हें बंद रखा जा रहा है या क्या है अपडेट? देखिए, बिल्कुल जयपुर के अंदर भी जगन्नाथ जो यात्रा है, भगवान की जगन्नाथ यात्रा, वो निकलती है। रामलाल जी के विधानसभा क्षेत्र चोमू में भी शायद वो यात्रा जो है निकलती है, और न सिर्फ चोमू में बल्कि जयपुर के MI रोड में भी निकलती है, और इसके अलावा हर गली हर चौराहे से वो यात्रा निकलती है। सूचना ये आई है कि जयपुर पुलिस ने जयपुर में इजाजत नहीं दी है, यानी कि जयपुर में जो जगन्नाथ यात्रा है वो नहीं निकलेगी। इसके अलावा जुम्मे की नमाज का समय हो चुका है, 1 से 2 बजे का समय है। वो जयपुर के 4 दीवारी में जो है विशेष तौर पर नमाज अदा की जाती है। वहां पर पुलिस की पूरी पुख्ता व्यवस्था है, बाकायदा ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है, और जयपुर पुलिस की भी वही अपील है कि जितना ज्यादा घर में रहकर नमाज अदा करें उतना ही ज्यादा ठीक रहेगा। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था यहाँ पर पूरी कर ली है, लेकिन यहाँ पर 2 बातें सामने आई है। एक तो जगन्नाथ यात्रा जो जयपुर में भी निकलती है उसको कैंसिल कर दिया गया है। हवाला ये दिया गया है कि जयपुर में धारा 144 लगी हुई है और इसी के चलते लोग और जुलूस यहाँ पर इकट्ठे नहीं हो सकते, लोग इकट्ठे नहीं हुए, इसलिए मना कर दिया गया है। तो जयपुर पुलिस ने तो यहाँ पर स्पष्ट जो है मना कर दिया है कि जगन्नाथ यात्रा जयपुर में तो नहीं निकलेगी। हालांकि जयपुर में इंटरनेट पूरी तरह से बंद है, कोई अफवाह ना फैले इसलिए नेट बंद है, लेकिन जयपुर के अंदर पूरी शांति बनी हुई है। जयपुर पुलिस पूरी तरह से सड़कों पर है। जुमे की नमाज की इजाजत दी गई है? बिल्कुल सर, इजाजत है, बिल्कुल दी गई है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आप समझा सकते हैं मुझे थोड़ा सा फर्क कि धारा 144 के बाद मस्जिदों में उदयपुर में नमाज की इजाज़त नहीं दी गई है, बंद कर दी गई है, और धारा 144 में शोभा यात्रा निकालने की बात की जा रही है, जैसे सरफराज भी कह रहे हैं कि अभी 3 बजे वो निकलेगी। इन दोनों का क्या मायने है, थोड़ा सा समझाइए, मैं इतना समझ नहीं पाता हूँ बातों को। देखिए, अब लोकल प्रशासन ने इजाजत देता है, लोकल प्रशासन अपनी सिचुएशन देख करके धारा 144 लगाता है। ये फिर राजस्थान में धारा 144 की आपको अगर आइंदा कोई जुलूस निकालना है, कोई समारोह करना है, आयोजन करना है, तो उसके लिए आपको पूर्व में इजाजत लेनी पड़ेगी कलेक्टर से। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने सार्वजनिक स्थल पर 1 से 5 से अधिक लोगों की कोई यात्रा, बैठक या कोई समारोह करना चाहता है तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यही धारा 144 होती है, ये प्रोबेटरी ऑर्डर होता है। इसमें यदि कोई, मैं अपने शहर में कोई मान लीजिए बैठक है, एक ही बैठक है या बड़ा समारोह है, शादी है किसी के यहाँ पे, अगर उसको वो इजाजत लेकर के धारा 144 के तहत वो आयोजित कर सकता है, तो निश्चित रूप से इसमें आयोजकों ने इजाजत ली होगी जी। और उसमें एक लिमिटेड ये तय होता है आयोजन के लिए, जो इजाजत देता है वो सूचना देता है कि कितने लोग इस आयोजन में शामिल होंगे और उनके लिए इजाजत दी जाती है। तो वो इस तरह से ये निश्चित रूप से प्रशासनिक निर्णय हुआ होगा जी, जो मैं जानता हूँ, क्योंकि यही प्रक्रिया है जी। और देखिए, जहां तक बाकी मैं बता रहा हूँ आपको कि प्रोबेटरी ऑर्डर जारी करना आवश्यक होता है जी, कि आज तरह तरह अफवाहें, तरह तरह की भावनाएं, क्योंकि एक आतंकवादी संगठन ने जो अपना मकसद था, उनका मकसद सफल ना हो, उसके लिए प्रशासन मुस्तैद होकर के कार्य करता है। वो चाहते ये है कि दंगे हों, फसाद हो। अब ये हमारे ऊपर है कि हम सब नागरिक मिलकर के, सब राजनीतिक दल जो जिम्मेदार हैं, मिलकर के उनके इस मकसद को सफल ना होने दें जी, और इसके विरुद्ध कार्य करें। तो हम चूंकि सरकार में हैं, तो हम प्रशासनिक निर्णय भी ले रहे हैं, और जो हमने हमारे जिलाध्यक्षगण, जितने हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, वो सब अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के समझाइश कर रहे हैं 2 दिन से जी। ये हमने अपने लिया, अब बाकी दलों को अपनी जिम्मेदारी लेनी है। बिल्कुल ठीक बात है। रामलाल जी, आपकी आखिरी टिप्पणी इस कार्यक्रम के लिए। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि राजस्थान की सरकार को पुष्टि की राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजस्थान की सरकार ने कोविड के दौरान पीएफआई जैसे संगठन को कोटा के अंदर रैली करने की अनुमति दी जाती है। उस रैली के अंदर हथियार लहराना, राष्ट्र के विरुद्ध नारे लगाना, उसके बावजूद भी पुलिस मूक दर्शक बनकर बैठी सुनती रहे, देखती रहे, कार्रवाई नहीं करे।
यूपीओ के अंदर भी इसी तरीके से पीएफआई रैली करें। अरे सर, धारा 144 के बाद जगन्नाथ यात्रा की इजाजत दी है, उसको तो देखिए उदयपुर में, उस पर आप नहीं बोलना चाहते, उसको बंद करवाएं। नहीं देखिए, मैं ये कहूंगा राजस्थान की सरकार को ये तय करना है। राजस्थान की सरकार ने पहले भी रामनवमी के ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम किया, जोधपुर पर प्रतिबंध लगाने का काम किया, उसके ऊपर भी कर देना चाहिए ना। उदारता बरतने की कहाँ जरूरत है? आज से पहले भी यही करते हैं, अभी भी यही करेंगे, आगे तो नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि उदयपुर के अंदर जिस कन्हैयालाल की मर्मम हत्या की गई है, उसको तत्काल दोषियों को फांसी की तख्ती के ऊपर लटकाने की प्रक्रिया राजस्थान की सरकार को शुरू करनी चाहिए। चाहे वो फास्ट कोर्ट हो, चाहे केस ऑफिसर स्कीम हो, के तहत निर्धारित समय सीमा में फांसी पे लटकाए। सर वो तो एनआईए देख रहा है अब, रामलाल जी, अब तो आपकी सरकार के अधीन जो एनआईए है वो उसको देख रहा है, तो एनआईए की जिम्मेदारी है कि वो जल्दी से जल्दी इसको करवाए। इसमें राजस्थान सरकार तो बची नहीं है। जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हम तो कहते हैं कि एनआईए करे, चाहे राजस्थान की पुलिस करे, जो भी करे, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो करे। लेकिन राजस्थान के मुखिया की नीयत के अंदर अभी भी खोट है। वो नहीं चाहते कि उनका वोट बैंक खराब हो, वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। 7.5 करोड़ जनता की राजनीति करें तो समझ में आना है कि मेरिट के ऊपर डिसीजन होते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज, आप कुछ लास्ट कमेंट करना चाहते हैं? मेरे पास वक्त नहीं। क्या है? देखिए विजय जी, जैसे ये कह रहे थे कि एनआईए जांच पड़ताल कर रही है, राजस्थान पुलिस की एसआईटी, इन दोनों के विरोधाभास है बयान में, और दोनों की जांच बिल्कुल अलग अलग है। क्योंकि जो बेसिक जानकारी राजस्थान पुलिस के पास है, एटीएस के पास है, एसटीएफ के पास है, उस जानकारी को एनआईए डिनाई कर रही है। चूंकि एनआईए कुछ अलग अलग एंगल पर जांच कर रही है और ये अलग एंगल पर जांच कर रहे हैं, तो तालमेल दोनों का है, केंद्र वर्सेस राज्य, वो दोनों यहां पर नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो चाहते हैं कि केंद्र और राज्य दोनों का तालमेल जांच में भी रहे और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए भी रहे। और आप सभी लोगों का जी विजय जी एक बड़ी खबर मेरे पास आ रही है। बड़ी खबर यह है कि जो उदयपुर का एयरपोर्ट है उसके पास एक मस्जिद है, वहां पर तोड़फोड़ की खबर जस्ट मेरे पास आ रही है। जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, वहां पर कुछ जुमे की नमाज पढ़ने के लोग अदा करने ठीक है, आप उसको अपडेट कीजिएगा और हम चाहते हैं कि शांति बनी रहे। खबर मेरे पास आ रही है जी, उस पर अपडेट दीजिएगा आप, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे। न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।